हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा पढ़ी, सबसे पहले तो ना बैंक ऑडिट की लास्ट क्लास के लिए आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई डिडंट रियलाइज़ कि कब मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया। आपको उस क्लास में लास्ट पार्ट में थोड़ा इशू हुआ होगा, बट आई विल मेक श्योर कि दोबारा ऐसा ना हो। और साथ ही साथ बहुत ही खुशी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ऑडिट का लास्ट चैप्टर, जो कि ये चैप्टर 11 एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। अभी तक के पूरे कोर्स में हमने समझ लिया है कि ऑडिट क्या होती है, कैसे करते हैं, कौन सी एंटिटी के लिए क्या ऑडिट होती है, किस तरीके से होती है। अब जो चीज़ कॉमन है हमारी ऑडिट के लिए, हमारे एथिक्स क्या हैं और क्या टर्म्स होते हैं हमारी ऑडिट एंगेजमेंट के, और उनसे रिलेटेड जो भी एसेज हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। अब ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें, कि एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक स्टेट ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। अब वो इंडिपेंडेंट कैसे होगा? तो दो तरीके से, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, दोनों चीज़ें होंगी तब हम बोलेंगे कि वो ऑडिटर इंडिपेंडेंट है। अब ये दो चीज़ें क्या होती है तो ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं इस चैप्टर का कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देन जैसा कि चैप्टर का नाम है एथिक्स एंड टर्म्स, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एसेस जो है ऐसे 210, 220 एंड SQC 1। ऐसे 210 में हम बात करेंगे अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, और ऐसे 220 में हम बात करेंगे अबाउट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, और SQC 1 में हम बात करते हैं अबाउट द फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग कंप्लायंस विद दिस रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ऐसे 220 में तुम एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड पढ़ते हो, तो वही SQC 1 में उसकी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर से रिलेटेड। यहाँ पे मेन हम फोकस करने वाले हैं ना इंडिपेंडेंस टॉपिक पे। अब ऑब्वियसली बात है, इस इंडिपेंडेंस को कुछ थ्रेड्स भी होते हैं, तो देर आर 5 थ्रेड्स टू योर इंडिपेंडेंस, जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एथिक्स। मीनिंग ऑफ एथिक्स, अ स्टेट ऑफ माइंड। अब एथिक्स को इन लाइन से क्या समझोगे? बेसिकली एथिक्स ना वो मॉरल प्रिंसिपल होता है एक इंसान के लाइफ का, जो गवर्न करता है, जो गाइड करता है उसके बिहेवियर को। अब जैसे दो, ऐसे ही नॉर्मल लाइफ में देख लो, दो बच्चे हैं। एक है जो सबको बहुत अच्छी तरीके से ग्रीट कर रहा है, सबसे बात कर रहा है, और एक है जो किसी से मिल ही नहीं रहा है और मिल भी रहा है तो बहुत बदतमीजी कर रहा है। अब ऐसे केस में तुम क्या बोलोगे? अरे इसके एथिक्स तो बहुत अच्छे हैं, इसकी मॉरल वैल्यूज़, इसकी मॉरल प्रिंसिपल्स बहुत अच्छी है, इसकी तो बहुत ही बेकार है। तो बस एथिक्स क्या होती है? मॉरल प्रिंसिपल्स जो गवर्न करती है एक पर्सन के बिहेवियर को, उसके कंडक्ट ऑफ बिजनेस को, कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी को, किस तरीके से वो कोई काम कर रहा है। ये एक ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है। अब तुम जो देख रहे हो, तुम जो सीख रहे हो, उसी के हिसाब से तो तुम एक्ट करोगे। तो जो भी नॉलेज तुम्हें मिलती है वो सब मिल के इकट्ठा एक तुम्हारी मॉरल प्रिंसिपल की तरह डील करती है। और ये किसी को आप सिखा के, डांट मार के उससे एथिक्स फॉलो नहीं करा सकते। उसके में ये चीज़ इंडिविजुअली होनी चाहिए, इंट्रिंसिकली होनी चाहिए। जैसे ऑडिट के केस में एक एथिकल वैल्यू हमारी क्या है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कॉन्फिडेंशियलिटी। आप अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपका कोई क्लाइंट है, मान लो वो 1 करोड़ कमाता है, उसने 10 जगह इन्वेस्ट कर रखे हैं, उसकी इतनी इतनी FDयाँ हैं। अब वो जाके बाहर बता नहीं सकते, अरे इस क्लाइंट की इतनी सारी FDs है, ये यहाँ यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। अब मैंने आपको बता दिया आप नहीं शेयर कर सकते, बट देन ऑल्सो आप कहीं जा रहे हो, आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, या आप एज अ CA भी कभी कहीं काम करोगे। आपका दोस्त पूछ रहा है, अरे तूने उस कंपनी की ऑडिट की, वहाँ पे क्या कमाया, उस कंपनी ने क्या किया, तुम सब चीज़ बता दोगे। तो ये तुम्हारे अंदर इंट्रिंसिकली होना चाहिए, तुम्हें खुद में होना चाहिए। ये चीज़ कोई तुम्हें बोल के करा नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कोई तुम्हें ये एक्सप्लेन कर सकता है कि तुम्हारे एथिक्स क्या है, उसे फॉलो करना नहीं करना इज़ अप टू यू। ये जो तुम्हारी एथिक्स है ये तुम्हारी हैबिट बन जानी चाहिए, तुम्हारे टेम्परमेंट में आ जानी चाहिए। तुम्हारे एथिक्स का फोर्स तुम्हारे ऊपर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये तुम्हारी जो सेल्फिश मोटिव है, टेम्पटेशन है, उसे सेटिस्फाई करने ना चल दे। अब आपका कोई क्लाइंट है, वो बहुत पैसे कमा रहा है, अब वो आपके सामने आके ना कुछ एटीट्यूड दिखा दिया उसने, या आपसे थोड़ी बदतमीजी में बात कर ली,
अब आपको गुस्सा आ गया, आप अभी तो मुझे मतलब इस पे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा ही, मुझे इसका कुछ तो भी काम बिगाड़ना है। आप 10 जगह जाके बता रहे हो इसने इस एफडी में लगाया है, इसने इस शेयर में इन्वेस्ट किया है, ये किया है, वो किया है। तो अगेन ये गलत है। आपकी एथिक्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए जो आपके इस टेम्पटेशन को, आपके सेल्फिश मोटिव को भी ओवरराइड कर जाएं। बाकी इसके अलावा एथिक्स में सच एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं। नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, जो प्रोफेशंस होते हैं लाइक लॉ, मेडिसिन, उनकी भी अपनी कोड ऑफ एथिक्स होती है। लाइकवाइज ऑडिटिंग प्रोफेशन की भी होती है, वो कोई एक्सेप्शन नहीं है कि इसमें नहीं होगी एथिक्स, बल्कि इस प्रोफेशन में तो बहुत ही ज़रूरी है एथिक्स होना। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, क्लाइंट है, टैक्सिंग अथॉरिटीज़ है, एम्प्लॉयज़ है, इन्वेस्टर्स है, हर इंसान टर्मेंडसली ट्रस्ट कर रहा होता है जो भी सर्विस रेंडर की जाती है बाय सीए उस पर। तो जब आपके ऊपर इतना ट्रस्ट दिखाया जा रहा है, आप पे बिलीव किया जा रहा है, तो आपको भी अच्छी तरीके से एथिक्स फॉलो करते हुए सही तरीके से काम करना होगा। अब ये हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या पर्पस है हमारी एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये रिजनेबल अश्योरेंस जो भी हम ऑब्टेन करते हैं उसका। टू एनहेंस कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूज़र्स, मतलब आप एज अ ऑडिटर कहीं जाके बोल रहे हो ना कि ये फर्म बहुत अच्छा काम कर रही है, तो बाहर बैठे 100 लोग, 1000 लोग, या पूरी इंडिया में जितने लोग हैं वो इस चीज़ को बिलीव कर रहे हैं कि अच्छा है, ये फर्म बहुत सही काम कर रही है। वहीं चाहे आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्यों ना हुई हो, बट आपने किसी फर्म की रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दिया है, बोल दिया है कि ये सही नहीं है, तो उसके देखना जितने इन्वेस्टर्स हैं उस पर ट्रस्ट करना छोड़ देंगे, उसके शेयर्स वैल्यू गिर जाएगी, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो जब आपकी एक छोटी सी छोटी बोली बात पे लोग इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, इस वजह से इस प्रोफेशन में एथिक्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस पूरे पैराग्राफ में ना बस ये बोला है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए ऑब्वियसली उसका पर्सनल गेन सबसे ज़्यादा ऊपर होता है रेदर देन सर्विसेज। अब आपकी एक ऑफिस है, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं, एक आपके पास इंसान है, उसने बोला मुझे इस क्लाइंट की ना सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने इन्फॉर्मेशन दी तो मैं आपको इतने अमाउंट दे दूंगा, कुछ भी XYZ अमाउंट उसने बोला। अब जस्ट बिकॉज आपको ये अमाउंट चाहिए आप उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दोगे, विच इज़ एक्चुअली वेरी ऑब्वियस। हर इंसान के लिए अपनी खुद की पर्सनल गेन सबसे ज़्यादा ऊपर होती है। तो अब ऐसे पॉइंट में प्रोफेशनल पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोफेशनल एथिक्स का एक्सरसाइज होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आएगी ऑब्वियसली बाय योर सेल्फ डिसिप्लिन। अब तुम अपनी इस अकाउंटेंसी प्रोफेशन में एक्सेप्ट करते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो अब ऐसे केस में प्रोफेशनल एथिक्स प्रोटेक्ट करती है तुम्हारी इंटरेस्ट को ऑफ योर प्रोफेशन एज अ होल, और एक्ट करती है एज अ शील्ड जो एनेबल करेगी तुमको टू कमांड रिस्पेक्ट। अब जो एक सीए है वो चाहे प्रैक्टिस में हो या सर्विस में हो, वो बाउंड होता है अपनी एथिकल बिहेवियर से। वो एक्सपेक्टेड होते हैं कि वो फॉलो करे हर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स को। अगेन वही सेम सेम बात को बार बार लिख दिया है, फिर वही लिखा है कि इन द स्पिरिट ऑफ ICAI वो रिक्वायर करते हैं कि जो भी मेंबर्स हैं उसके, चाहे वो सर्विस में हो या प्रैक्टिस में हो, वो कंप्लाई करे विद दिस प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। तो ये हर चैप्टर में हम पढ़ते आ रहे हैं ना, एथिकल कंप्लायंस वो यही बात कर रहे हैं कि आप अपनी कोड ऑफ एथिक्स के साथ कंप्लाई कर रहे हो या नहीं। और अगर किसी भी तरह की डेविएशन दिख रही है तुम्हारी इस एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, तो ICAI तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, जो कि होगी इन द फॉर्म ऑफ फाइन, सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप, रिमूवल ऑफ मेंबरशिप और अदर डिसिप्लिनरी एक्शंस। या तो आप पे फाइन लगा दी जाएगी, या आपको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा फ्रॉम मेंबरशिप, या आपको रिमूव कर दिया जाएगा। अब आप एज अ CA काम ही नहीं कर सकते। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल्स बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स, दैट इज़ एथिकल और लीगल। अब देखो ये तुम्हें कहीं ना हेडिंग से ही समझ आ गया होगा। जो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होता है ना वो एथिकल होता है, और वहीं जो रूल्स बेस्ड अप्रोच होता है वो लीगल होता है। अब लीगली कोई चीज़ तुम्हें कही जा रही है तो क्या तुम उसे किसी भी तरह से चेंज कर सकते हो? नहीं। या वहाँ पे तुम कोई भी एक्सक्यूज़ बना सकते हो कि ये इशू हुआ, वो इशू हुआ? नहीं। कोई चीज़ अगर लीगल है, इल्लीगल है तो वो इल्लीगल ही है। पर एथिकल मतलब ये चीज़ सही है, तुम्हें ये करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हमने पढ़ा था कि वो हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट है कि हम बाउंड होते हैं कि हम शेयर ना करें। पर अगर हमें स्टैट्यूट, लॉ या कोर्ट बोल रहे हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको शेयर करनी होगी वहाँ पे। जो एथिकल गाइडेंस होते हैं प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं,
वो ये रिक्वायर करते हैं कि तुम कंप्लाई करते चलो विथ स्पिरिट ऑफ एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ वो रिक्वायर करेगा तुम्हें टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन एवरी सिचुएशन। अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, अगर तुम ऑडिट करने जा रहे हो कहीं पे, तुम्हें कोई 4 सर्कमस्टांसेस दिख रही है, तो तुम अपनी प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करके ही तो उस पर अपना ओपिनियन दोगे कि इस सर्कमस्टांसेस में ये हो सकता है वो हो सकता है। तो ये बोल रहा है प्रिंसिपली तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, दैट इज़ एथिकली। जब तुम्हारे सामने कोई भी सिचुएशन आ रही है तो तुम उसके बारे में डिसीजन लो, जजमेंट बनाओ अपनी प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो वहीं जो रूल्स बेस्ड अप्रोच होती है वो बोलती है कि एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करो हर क्लियरली इस्टेब्लिश्ड रूल को। अब ये करने की वजह से क्या हो जाता है ना, कभी कभी एक नैरो आउटलुक होता है और स्पिरिट ऑफ एथिक्स में भी ओवरलुक। दैट इज़ आप हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में देख नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रिक्ट आपको रूल लगा दिया गया है जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये बहुत ही रिजिड होते हैं और ये ना जनरली मे बी ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप डील कर पाओ हर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से जो रिलाई कर रही है अपॉन दिस रूल्स। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप स्पिरिट ऑफ कोड को फॉलो करो, दैट इज़ आप एथिक्स को फॉलो करो। नाउ व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स तो फॉलो करना है बट उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं? एन ऑडिटर शुड मेंटेन प्रोफेशनल बिहेवियर। तुमने कभी देखा या सुना है क्या ये चीज़ कि कोई सीए कहीं ऑडिट करने जा रहा है अपनी टीम के साथ, तो सब एकदम पार्टी वेयर ड्रेसेस में आए हैं, वो अपने साथ कुछ कुछ लेके आए हैं, पैग बना रहे हैं वहाँ पे और लेके बैठे हैं टेबल पे और चलो पैग लगाते जाओ और वाउचिंग करते जाओ। ऐसा होता है क्या? नहीं। तुम्हें एक प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करके रखनी होती है और ये कौन कहता है? आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। देन ये तो हम पढ़ ही रहे शुरू से, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी होती है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। दैट इज़ जो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है उस काम को करने के लिए वही उस काम को कर रहा है। अब ये हमने बहुत सारे चैप्टर्स में ये चीज़ पढ़ी है कि जब आप ऑडिट करने जाते हो तो पहले आप अंडरस्टैंडिंग लेते हो एंटिटी की और उसके एनवायरनमेंट की, उसके इंटरनल कंट्रोल की, फिर उसके बेसिस पे आप डिज़ाइन करते हो अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स। और फिर उसी के बेसिस पे जैसा आपको समझ आता है कि यहाँ का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे आप अपनी एंगेजमेंट टीम बनाते हो, वहाँ पे लोग लाते हो अपनी टीम में जो उतने कैपेबल, उतने कॉम्पिटेंट हो। उसे कहते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर एक्सरसाइज करना। देन ऑब्जेक्टिविटी, इसे कहीं ना तुम इंडिपेंडेंस के साथ कनेक्ट करके समझ सकते हो। जो ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल होता है ना, वो रिक्वायर करता है ऑडिटर को कि वो कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे बिकॉज ऑफ बायस। दैट इज़ जस्ट बिकॉज आप बायस हो, आपका अच्छा दोस्त है आपका क्लाइंट, आपको कोई इशू दिख भी रही है तो भी आप वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, या आपके ऊपर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस आ रहा है, वो आपका क्लाइंट बोल रहा है तुमने अगर ये इशू दिखा दी ना, ये फ्रॉड दिखा दिया तो मैं तुम्हें फ़ीस नहीं दूंगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है हमें। ये कौन कहता है? हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। एंड देन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी कहता है कि एक ऑडिटर को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए उसकी हर एक प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप में। ये इम्प्लाई करता है उसकी फेयर डीलिंग और ट्रुथफुलनेस को, कि वो कितना सच्चा है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें जो डॉक्यूमेंट फर्निश की जा रही है वो फेक है, तो तुम ज़बरदस्ती जानबूझ के उसके साथ एसोसिएट करके उसके बेसिस पे अपनी ओपिनियन ड्रॉ नहीं करोगे। इफ़ यू नो दिस कि जो भी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी गई है वो मटेरियली फॉल्स है या मिसलीडिंग है, तो तुम्हें वो चीज़ रिपोर्ट करनी है। सी इंटीग्रिटी इज़ ऑल अबाउट दैट यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। तो वहीं ऑब्जेक्टिविटी इज़ ऑल अबाउट कि तुम अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ बायस या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो चलो देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है सी इंटीग्रिटी में, कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कंप्लाई करना चाहिए अपनी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी के साथ, जो रिक्वायर करती है उस अकाउंटेंट को टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। ये इम्प्लाई करती है फेयर डीलिंग और ट्रूथफुलनेस को। नोइंगली एक सीए को एसोसिएट नहीं करना चाहिए विद एनी रिपोर्ट, रिटर्न्स और कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन जहाँ पे उस अकाउंटेंट को ये भरोसा है, उसे पता है कि ये इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है मटेरियली फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट, या कंटेन करती है कोई ऐसा स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन जो नेग्लिजेंट है या ओमिट कर दिया गया है, जहाँ पे अगर इस ओमिशन को देखा जाए तो ये हमें मिसलीड कर सकता है। दैट इज़ कंपनी ने खरीदे 1 करोड़ के कोई भी फिक्स्ड एसेट फॉर क्रेडिट,
तो अब क्रेडिट 1 करोड़ से क्रेडिट बढ़ गया, क्या ये मैटर करता है? करता है, बट इन्होंने शो ही नहीं किया। अब इसकी वजह से तुम जो रिपोर्ट इशू कर सकते हो वो मिसलीडिंग हो सकती है। तो तुम्हें ऐसी किसी भी रिपोर्ट रिटर्न्स के साथ एसोसिएट नहीं होना है, काम नहीं करना है। देन कम्स योर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, जो रिक्वायर करता है ऑडिटर को नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। जो रिक्वायर करता है कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को अंडरटेक नहीं करना चाहिए कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी अगर किसी भी तरह की सर्कमस्टांसेस और रिलेशनशिप वहाँ एग्जिस्ट करती है जो अनड्यूली इन्फ्लुएंस कर सकती है अकाउंटेंट के प्रोफेशनल जजमेंट को। दैट इज़ एक तरह से देख लो तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। अब तुम्हारा दोस्त है, कोई रिलेशनशिप है, तुम्हारे घर का कोई इंसान है, तो तुम क्या उसकी फ्रॉड्स दिखाओगे? उसे बताओगे कि तुम्हारे साथ एम्प्लॉयज़ फ्रॉड कर रहे हैं, बट या तुम जाके बाहर रिपोर्ट करोगे कि अरे यहाँ तो फ्रॉड हो रहा है? नहीं। इसलिए ये कहा है कि ये प्रिंसिपल ये रिक्वायर करता है कि किसी भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट को किसी भी तरह की प्रोफेशनल एक्टिविटी अंडरटेक नहीं करनी चाहिए अगर कोई सर्कमस्टांसेस और रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है जो अनड्यूली इन्फ्लुएंस कर सकती है अकाउंटेंट के प्रोफेशनल जजमेंट को। देन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कंप्लाई करते हुए चलना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के साथ, जो रिक्वायर करता है कि एक अकाउंटेंट के पास होनी चाहिए उतनी प्रोफेशनल नॉलेज, और अगर है नहीं है तो मेंटेन करके रखो, अटेन करो उस प्रोफेशनल नॉलेज को और स्किल को हर एक लेवल पे जो उस पर्टिकुलर ऑडिट के लिए एंगेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड हो, बेस्ड ऑन करेंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और रेलेवेंट लेजिस्लेशंस। अब इससे क्या समझ आता है, हमने क्या पढ़ा था? आप बैंक ऑडिट करने जा रहे हो तो सबसे पहले उस बैंक में लगने वाली जितनी भी एक्ट्स है आप उन्हें पढ़ोगे, उन्हें समझोगे। आप गवर्नमेंट ऑडिट के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे अलग अलग एक्ट्स थे। अगर आप सोसाइटी की ऑडिट कर रहे हो, ट्रस्ट की ऑडिट कर रहे हो, तो उसमें लगने वाले पहले आप जो भी लॉज हैं उन्हें समझोगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन समझोगे। तो वही आप जिस भी काम को करने जा रहे हो, जो भी प्रोफेशनल सर्विस देने जा रहे हो, उससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल की ज़रूरत है तो वो हमारे पास होनी चाहिए, और उसी के बेसिस पे फिर आप डिलीजेंटली एक्ट करोगे इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे डिलीजेंस का क्या मतलब है? आप डिलीजेंटली एक्ट करोगे से क्या मतलब था कि आप केयरफुली एक्ट करोगे, थॉरोली, टाइमली बेसिस में, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन असाइनमेंट। अब हर लॉ रेगुलेशन में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आती रहती है, स्पेशली इनकम टैक्स एक्ट में तो हर बार अमेंडमेंट्स होती है। तो आपको टाइम टू टाइम ना उस चीज़ को समझते हुए केयरफुली उस पर एक्ट करना है। देन कम्स योर कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसमें ऐसा सच अभी हमें कुछ समझना ही नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको बहुत अच्छी तरह से समझा हुआ है। बट देन ऑल्सो पढ़ते हैं एक बार, ये रिक्वायर करता है एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखे। कॉन्फिडेंशियली सर्व करती है पब्लिक इंटरेस्ट को, क्यों? क्योंकि वो फैसिलिटेट करती है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन टू द अकाउंटेंट। दैट इज़ ज़्यादा से ज़्यादा जिस फर्म के पास आप जा रहे हो ऑडिट के लिए, वो फर्म अपने सीए के साथ शेयर करेगी, सीए उस फर्म के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। उसके अलावा बाहर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी, किसी थर्ड पार्टी को कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। हाउएवर आप वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस को डिस्क्लोज कर सकते हो टू अ थर्ड पार्टी, फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ, व्हेन इट इज़ परमिटेड बाय लॉ, और व्हेन इट इज़ ऑथराइज्ड बाय द क्लाइंट या एम्प्लॉयर, या तुम्हारी कोई ऐसी प्रोफेशनल ड्यूटी या राइट है डिस्क्लोज करने की जो कि प्रोहिबिटेड नहीं है बाय लॉ। दैट इज़ तुम ऐसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हो जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है कोर्ट में, और एनसीएलटी ने बोला कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। वहाँ पे तुम ये नहीं बोल सकते अरे अरे नहीं मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच हो जाएगा, मैं नहीं दिखा रहा। प्रोफेशनल बिहेवियर में बेसिकली ये कहा है कि आपको कंप्लाई करते हुए चलना है हर रेलेवेंट लॉ और रेगुलेशन के साथ, और अवॉइड करना है कंडक्ट ऑफ एनी सच एक्टिविटी जो तुम्हारी प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट कर सकती है, जो तुम्हारी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या गुड रेपुटेशन पे अफेक्ट कर सकती है। नोइंगली तो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन की एक्टिविटी में नहीं आना चाहिए जो कहीं से भी उसकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या गुड टेम्पर पे, गुड रेप्यूटेशन पे अफेक्ट डाले, और इसे हम कहते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर एक्सरसाइज करना। इन केस आपको कोई डाउट हो इसमें आप पूछ सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक।
तो एज वी ऑल नो, जो हमने अभी तक चैप्टर्स पढ़े हैं वो हमें पढ़ के समझ आया है कि प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस बहुत ही एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है हमारी प्रोफेशन का। अब इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी जो जजमेंट है ना वो कहीं भी किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं हो रही है, सबऑर्डिनेट नहीं है किसी की विशेष की, किसी के डायरेक्शन की, जिसके साथ तुम एंगेज हो उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट के लिए, या अपनी सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब अगर तुम्हें फ्रॉड दिख रही है तो तुम फ्रॉड दिखाओगे, ये मैटर नहीं करता कि सामने वाला चाहता है कि नहीं कि फ्रॉड दिखे या ना दिखे। और अगर तुम ये कर पा रहे हो मतलब तुम इंडिपेंडेंट हो, अपने मन से तुम जजमेंट दे पा रहे हो अपने हिसाब से, तब तुम इंडिपेंडेंट हो। अब ये ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि एथिक्स को वर्ड्स में लाके कुछ समझाया नहीं जा सकता था अलग से, वैसे ही इंडिपेंडेंस को भी कुछ वर्ड्स में डेफिनेशन में लाके एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब ऐसे कोई रूल्स एकदम से प्रॉपर ऐसा नहीं बना सकते कि ये हो रहा है तभी तुम इंडिपेंडेंट हो, ये नहीं हो रहा है तब तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। बेसिकली दो तरह के होते हैं हमारे, दो इंटरलिंक पर्सपेक्टिव्स होते हैं इंडिपेंडेंस के। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, जो कि एक है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, दूसरा है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। और ये दोनों ही होना ज़रूरी है, अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तब तुम बोलोगे कि हाँ ये ऑडिटर इंडिपेंडेंट है। एक इंडिपेंडेंस को तुम इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड तब बोलोगे जब तुम्हारी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो तुम्हें परमिट करती है, वो तुम्हें अलाउ करती है कि तुम कोई भी प्रोविज़न, कोई भी ओपिनियन ड्रॉ कर सकते हो अपने मन से, अपनी जजमेंट के हिसाब से, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस दैट कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट। दैट इज़ बिना अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को इन्फ्लुएंस किए आप अपने मन से अपनी जजमेंट के हिसाब से ओपिनियन ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा आपका स्टेट ऑफ माइंड आपको अलाउ कर रहा है। आपका स्टेट ऑफ माइंड आपको अलाउ कर रहा है टू एक्ट विद इंटीग्रिटी, एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मतलब आपके पास इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड है। इन शॉर्ट ना, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मतलब एक्चुअली इंडिपेंडेंट होना। तुम किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं हो रहे हो सामने वाले से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको क्या चाहिए, अगर तुम्हें कुछ दिख रहा है फ्रॉड तो तुम बता रहे हो। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस का मतलब तुम इंडिपेंडेंट हो तो ठीक है, पर दिखना भी तो चाहिए सामने वाले को कि सच में ये इंसान इंडिपेंडेंट है। दैट इज़ आपको अवॉइड करने होंगे वो हर एक फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस जो ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट कर दे, बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल कर दे कि अगर मुझे समझो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल रहा है ना, तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं ये बोल सकती हूँ, ये रिजनेबली कंक्लूड कर सकती हूँ कि ये जो मेंबर है टीम का उस वो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल, तुम ऐसे इंसान हो जिसे काम के टाइम पे कुछ होते हैं ना जो काम को, प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं, तो तुम ऐसे हो, चाहे तुम अपने घर की, अपने खुद के पेरेंट्स की फर्म की ऑडिट कर रहे हो, वहाँ भी तुम्हें फ्रॉड दिख रहा है ना तो तुम रिपोर्ट कर दोगे। दैट इज़ तुम्हारा इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड तो है। पर वहीं अगर अपीयरेंस में आओ, सामने वाला क्या बोलेगा कि अरे इसकी घर की दुकान है, इसकी घर की फर्म है, तो ये तो यहाँ पे ये सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा। दैट इज़ ऐसी कोई भी फैक्ट और सर्कमस्टांसेस है जो अगर सामने वाले को पता चली तो वो बहुत क्लियरली बोल सकता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे रिलाई नहीं कर सकते, इस रिपोर्ट में रिलाई नहीं कर सकते, इसकी ऑडिट रिपोर्ट सही नहीं होगी। ऐसी हर एक सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स को हमें अवॉइड करते हुए चलना है ताकि हम इंडिपेंडेंट है ये अपीयर भी हो। वही लिखा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर हैज़ नॉट ओनली टू एग्जिस्ट, इन फैक्ट सिर्फ एग्जिस्ट होना ज़रूरी नहीं है, ये अपीयर भी होना ज़रूरी है कि एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंस। और ये हमने ओवरव्यू में भी डिस्कस किया है कि इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है कॉन्फिडेंस टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो भी चीज़ें लिखी है ना, अगर मैंने अभी आपको पढ़ाई तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पहले हम पढ़ते हैं थ्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद आप इन दो पैराग्राफ्स को पढ़ के देखना, इसमें एज सच एक्सप्लेन करने का कुछ है ही नहीं। जैसे ही आपको ये थ्रेड समझ आ जाएंगी आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। बहुत सी सर्कमस्टांसेस और उनकी कॉम्बिनेशन होती है जो क्रिएट कर सकती है थ्रेट टू योर इंडिपेंडेंस। और अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस दिख रही है तो या तो आप उन्हें मिटिगेट करोगे या फिर आप वो एंगेजमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो क्या होती हैं ये थ्रेट्स? 5 टाइप की होती है जो कि हमने ओवरव्यू में देखा था। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। नाम से समझो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ खुद का इंटरेस्ट। अब आप किसी क्लाइंट के पास ऑडिट करने जा रहे हो, उसकी कंपनी में, उसकी फर्म में आपको इंटरेस्ट कब होगा? जब या तो आपने लोन या गारंटी ले या दे रखी है उस क्लाइंट के अगेंस्ट, या तुम्हारा कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तुमने उसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, या तुम्हारा अनड्यू डिपेंडेंस चल रहा है अपनी क्लाइंट फीस में। दैट इज़ अगर उस क्लाइंट ने फीस नहीं पे की तो तुम्हारा तो मतलब पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तुम पूरी तरह से उसकी फ़ीस पे डिपेंडेंट हो।
तुम्हारा और तुम्हारे क्लाइंट का कोई क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है। अब तुम सीए हो बट साथ में ना तुम एक बिजनेस भी कर रहे हो। तुम्हारा शोरूम है जिसमें तुम कार सेल करते हो, और वहीं तुम्हारा जो क्लाइंट है जिसकी तुम ऑडिट ले जा रहे हो वो उसके पास तुम्हारी इन कार्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब बताओ, क्या तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट है यहाँ पे? हाँ है। तो क्या तुम ये बताओगे यहाँ फ्रॉड हो रहा है? नहीं। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, किसी भी तरह की कंटिजेंट फीस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसी अगर कोई भी सिचुएशन है जिसकी वजह से तुम्हारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ रहा है उस एंटिटी पे, तुम्हारे क्लाइंट पे, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, जिससे तुम्हें बेनिफिट मिल रहा हो, अगर उसके बारे में अच्छी बातें बोलोगे उसके शेयर की प्राइसेस बढ़ेगी और तुम्हें उससे प्रॉफिट मिल रहा है ना, या उसका काम अच्छा चलेगा, उससे तुम्हें अगर बेनिफिट हो रहा है, मतलब तुम्हारा वहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। अब मिस्टर एक्स है और सी ए है। मिस्टर एक्स और सी ए बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब इसे लोन लेना था ना बैंक में, तब सी ए गए और एज अ गारंटी वहाँ पे अश्योर करके आए कि अगर मिस्टर एक्स पैसा नहीं पटा पाया तो मैं पटाऊंगा। अब आप कल को इनकी फर्म में ऑडिट करने गए, आपको बैलेंस शीट देख के समझ आया अरे इसका धंधा तो ख़राब हो रहा है, पूरा डूब रहा है। अब अगर मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू की जिसमें मैंने ओपिनियन क्वालिफाई कर दी, तो इसकी शेयर प्राइसेस भी गिर जाएंगी, इसका और बिजनेस भी गिर जाएगा, क्रेडिटर्स आके अभी शुरू हो जाएंगे हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। अब इससे क्या होगा? तुम्हारी फाइनेंशियल इंटरेस्ट अफेक्ट हो रही है, सीए की फाइनेंशियल इंटरेस्ट अफेक्ट हो रही है। तो अब यहाँ पे ये इसे क्वालिफाइड नहीं करेगा। इसलिए ऐसी कोई भी, अगर यहाँ पे जितनी सिचुएशन आपने पढ़ी, अगर ये सिचुएशन है तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो वहीं अवर सेकंड पॉइंट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। पढ़ के समझ आ रहा है, देखो तुम नाम पढ़ो उसी से समझ आया। सेल्फ रिव्यू, खुद के किए हुए काम को रिव्यू करना। अब मैं ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं और मैं ही ये बताऊं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट कब अगर होता है? जब आप रिव्यू करो किसी ऐसी जजमेंट की, कंक्लूजन की जो रीच की गई थी प्रीवियस ऑडिट में। मतलब मैं ये बताऊं कि मैंने जो पिछले साल ऑडिट की थी वो सही की है कि नहीं। बताओ, मैं बोलूँगी कि मैंने गलत की है? नहीं, मैं क्यों बोलूँगी? या नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, मैंने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके दी और मैं ही चेक कर रही हूँ। या मेरे ऑडिट टीम का कोई मेंबर है जो प्रीवियसली वहाँ का डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय था। अब ऐसे केस में अगर मैंने वहाँ फ्रॉड दिखाया तो इनको भी अफेक्ट होगा। इन शॉर्ट, अपना खुद का किया हुआ काम, अपना सेल्फ किया हुआ काम को रिव्यू करना, अगर ये हो रहा है तो वहाँ पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ सकता है। दिस इंक्लूड्स मैनेजमेंट सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज एट्सेट्रा। अब ये बेसिकली कब अकर होती है ये थ्रेट? जब या तो जो ऑडिटर है वो रिसेंटली वहाँ का डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर था, या उस ऑडिटर ने कोई ऐसी सर्विसेज परफॉर्म की है जो देमसेल्स सब्जेक्ट मैटर है उस ऑडिट का। तुम ही ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की है, तो अब तुम उसे रिव्यू करोगे तो तुम गलत बताओगे? नहीं। सो इस थ्रेड को बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेड। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर रहा है। अब तुम इंडिपेंडेंट होगे, अपना ओपिनियन नहीं ड्रॉ करोगे। एडवोकेसी थ्रेड, आप अपने क्लाइंट के लिए एज एडवोकेट सर्व कर रहे हो इन अ लिटिगेशन या थर्ड पार्टी डिस्प्यूट, या आपने उसके शेयर्स या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है। जो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है ना, उससे बस एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि वो वहाँ ना के एडवोकेसी थ्रेट पे आएगी। वो है जब एक ऑडिटर डील करता है विद द शेयर्स और सिक्योरिटीज़ ऑफ ऑडिटेड कंपनी। ये थ्रेट तब अगर होती है जब एक ऑडिटर प्रमोट करता है या परसीव्ड है, ये दिख रहा है कि वो प्रमोट कर रहा है एक क्लाइंट के ओपिनियन को उस पॉइंट पे जाके कि ये बहुत सर्टेन होगा, वो देख के समझ पाना कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। अब एक बिज़नेस है जिसे मैं ही बार बार प्रमोट कर रही हूँ, मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ ये XYZ कंपनी बेस्ट है, यहाँ से जाके सामान खरीदो, सामान खरीदो। अब कल को जाके मैं ये बताऊँगी कि अरे ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, नहीं। तो यहाँ अराइज होता है हमारा एडवोकेसी थ्रेट। अब ऐसी सिचुएशन में आपको लगेगा कि ये जो ऑडिटर है ये ना तो एक्ट कर रहा है ना ही वर्क कर रहा है ऑब्जेक्टिवली। देन नेक्स्ट इज़ योर फैमिलियरिटी थ्रेट्स। अगर ऑडिटर का कोई रिलेशनशिप है विथ क्लाइंट जहाँ पे वो एट लास्ट एंड कर देगा अपना डिसीजन को बीइंग टू सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट्स इंटरेस्ट। तुम्हें फ्रॉड दिख रही है बट तुम दिखा नहीं सकते क्योंकि तुम्हें पता है फ्रॉड दिखाई तो इसके अगेंस्ट केस हो जाएगा, इसे ये इशू होगा, वो इशू होगा, और तुम उसे उस इशू में, उस प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहते। जहाँ की तुम ऑडिट करने जा रहे हो वहाँ पे तुम्हारा कोई क्लोज रिलेटिव काम करता है, किसी सीनियर पोजीशन में। अब आपने लॉ पढ़ा होगा तो आपको ये समझा होगा, अगर किसी भी कंपनी को लेके कोई भी फ्रॉड दिखती है ना, कोई भी
वायलेशन होता है किसी लॉ रेगुलेशन का, कुछ भी ऐसा दिखता है, तो उस कंपनी पे तो पेनल्टी लगती है, बट उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, केएमपी होते हैं, उन पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो अब मान लो तुम्हारे फादर ही हैं, वो कहीं सीनियर पोजीशन में हैं किसी कंपनी के, और तुम वहीं की ऑडिट करने गए, तुम्हें वहाँ फ्रॉड दिखा, तुम दिखाओगे नहीं? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि उसकी पनिशमेंट तुम्हारे फादर को भी झेलनी पड़ सकती है, या तुम्हारे कोई भी क्लोज रिलेटिव को। फॉर्मर पार्टनर, तुम्हारे फर्म का ही फॉर्मर पार्टनर उस बिजनेस का डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉई है। अब मान लो मेरी फर्म है, फाल्गुनी अग्रवाल एंड एसोसिएट्स। अब मेरी फर्म में एक मैं हूँ, और कुछ 4-5 लोग हैं, कोई पीहू अग्रवाल है, मुस्कान है, अलग अलग बहुत सारे लोग हैं। अब इसमें से पीहू अब हमारी पार्टनर नहीं है, बट पहले थी। अब वो जाके बन चुकी है डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय ऑफ उस फर्म की जहाँ की अभी मैं ऑडिट करने जा रही हूँ, या मेरी फर्म को ऑडिट मिल रही है। तो बताओ, वहाँ जाके अगर मुझे फ्रॉड दिख रहा है तो मैं शो करूँगी क्या? वो कैसे दिखेगा कि फाल्गुनी अग्रवाल एंड एसोसिएट में काम करने वाली वहाँ की जो पार्टनर थी उनकी, वो इस फर्म में आई और उसने यहाँ पे फ्रॉड कर दिया, कहीं ना कहीं मेरी फर्म को अफेक्ट होगा। यस। तो यहाँ पे हमारा आता है फेमिलियरिटी थ्रेट। पहला, अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव ऑडिट टीम में जो आप हो, जितने भी आपके ऑडिट टीम में मेंबर्स हैं, उनमें से किसी के भी क्लोज रिलेटिव अगर कोई सीनियर पोजीशन में है, क्योंकि चलो आप नहीं छुपा रहे हो, आपका क्लोज रिलेटिव नहीं है, आपने जिस आर्टिकल को रखा है ना, उस आर्टिकल के घर वाले वहाँ पे सीनियर पोजीशन में, तो आर्टिकल जानबूझ के आपसे इन्फॉर्मेशन छुपा लेगा। या आपका फॉर्मर पार्टनर वहाँ के किसी सीनियर पोजीशन में है। लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर्स एंड देयर स्पेसिफिक क्लाइंट काउंटर पार्ट्स। आपको ये पता होगा, आप एज ए स्टेट ऑडिटर ना एक क्लाइंट के साथ 5 ईयर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आपने 5 ईयर्स काम कर लिया, उसके बाद आपको 5 ईयर्स वहाँ से छोड़ना होगा, फिर अगले 5 साल ख़त्म होने के बाद आप वापस वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ जा सकते हो, ताकि आपका ये जो बहुत लंबे समय तक आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो उसकी वजह से कोई रिलेशनशिप फॉर्म ना हो जाए। या ये दिख रहा है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपने क्लाइंट से सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स या हॉस्पिटैलिटी, सीधे से बोला जाए तो ये ऐसा दिखेगा आप उससे घूस ले रहे हो। चलो मैं तुम्हारा फ्रॉड छुपा दूंगा, बट उस फ्रॉड को छुपाने के बदले मुझे 1 करोड़ चाहिए, या मुझे एक कार चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो यहाँ पे अराइज होगी हमारी फेमिलियरिटी थ्रेट। और जो अभी हमने पढ़ा कंपनीज एक्ट में, लॉ में आपने पढ़ा होगा, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स मेनली एड्रेस दिस वेरी फेमिलियरिटी थ्रेट्स। अब आप एक इंसान के साथ बहुत लंबे समय से 10-15 साल से काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका उसके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप टाइप बन जाता है। इसीलिए हमारी कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है जो कहता है कि इस ऑडिटर का रोटेशन होते रहना चाहिए, हर 5 साल में एक नया ऑडिटर आना चाहिए। इंटिमिडेशन थ्रेट। अब जो जो भी शार्क टैंक देखता है ना, वो इस वर्ड का तो बहुत अच्छे से मतलब समझ सकता है, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में ही बहुत मीम्स बने इस चीज़ को लेके। इंटिमिडेट करना मतलब तुम्हें कोई ना हड़का के गुस्से से बोल के, या अपनी तुम्हारे ऊपर मतलब एक अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट करके अपनी बात मनवा रहा है, उसे कहते हैं इंटिमिडेट करना। इंटिमिडेशन थ्रेट अकर्स व्हेन ऑडिटर्स आर डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। तुम्हें रोका जा रहा है कि तुम ऑब्जेक्टिवली काम ना करो, अपनी एक एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज ना करो। और ये कैसे किया जा रहा है? थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर डिसएग्रीमेंट्स। तुम्हें कह रहे हैं यहाँ पे जो ये फ्रॉड दिख रहा है ना, ये मत दिखाओ, तुमने दिखाई ना अगर, तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा, तुम्हारे बदले हम किसी और को ले आएंगे। या तुम्हें प्रेशराइज कर रहे हैं टू डिसप्रपोर्शनेटली रिड्यूस वर्क इन रिस्पॉन्स टू रिड्यूस्ड ऑडिट फीस। या तुम्हें कह रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हें इतनी फ़ीस नहीं देंगे, सिर्फ इतनी ही देंगे, अब तुम्हें फालतू में 1000 काम करने हैं तो करो। ऐसा मतलब तुम्हें सीधे से ये कहा जा रहा है, अगर तुम्हारे लिए अभी यहाँ पे 4 चीज़ें चेक करना कंपलसरी है ना, तो हम तो पैसे सिर्फ 2 के देंगे, ये 2 तुम्हें फिर भी करना है तो कर लो। या तुम्हें थ्रेटन किया जा रहा है विथ लिटिगेशन, लाइक तुम्हें कह रहे हैं अगर तुमने ये फ्रॉड दिखाई ना, तो हम तुम्हें इस तरीके से फंसा देंगे इस लिटिगेशन में। अब ऐसे जो थ्रेट्स होते हैं, ये इंटिमिडेट करते हैं ऑडिटर्स को टू डिटर फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। बहुत बार ऐसा होता है इन सब इश्यूज़ की वजह से, इन सब प्रेशर की वजह से, डर के जो ऑडिटर होता है ना, वो एक ऑब्जेक्टिवली काम ना करे। तो इन 5 थ्रेड्स को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये क्या थे? पहला सेल्फ इंटरेस्ट, सेकंड सेल्फ रिव्यू, थर्ड एडवोकेसी थ्रेड, फोर्थ फेमिलियरिटी थ्रेड, एंड फिफ्थ इंटिमिडेशन थ्रेड्स, विच इज़ रियली वेरी ईजी। अगर आप इसे 1 से 2 बार भी पढ़ो, आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा।
ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि ये पूरा बेसिक्स पे है चैप्टर। इससे तो आप फॉर श्योर मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को तो बिल्कुल भी ना छोड़ो। अब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे इतने सारे थ्रेट्स हैं वहाँ पे आपको सेफगार्ड्स भी तो लगाने होंगे, सेफगार्ड्स भी तो अवेलेबल होंगे इन थ्रेट्स के लिए। सेफगार्ड्स क्या होते हैं? ये एक्शन से जो इंडिविजुअली या कॉम्बिनेशन में इफ़ेक्टिवली रिड्यूस कर पाते हैं थ्रेट्स को, ताकि आप कंप्लाई कर पाओ अपनी फंडामेंटल प्रिंसिपल से टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अभी इस इशू को एड्रेस करने के लिए द फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड। आपको चाहिए कि पब्लिक आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाए, आप पे ट्रस्ट करे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। आपको इंडिपेंडेंट होना होगा और साथ में अपीयर भी होना होगा कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तभी तो पब्लिक आप पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाएगी। किसी भी ऑडिट वर्क को लेने से पहले आप ये बहुत ही अच्छी तरीके से कंसिडर करोगे, चेक करोगे कि क्या ये इन्वॉल्व करती है किसी भी तरह का थ्रेट टू इस इंडिपेंडेंस। क्योंकि ये थ्रेट आपको सिर्फ ना जो पार्टनर जो सीए रिपोर्ट में साइन करने वाला होता है उसके बेसिस पे नहीं देखनी होती, पूरी एंगेजमेंट टीम जो वहाँ काम करने वाली है उसके बेसिस में देखनी होती है। तो आपको पहले ही बहुत ही कंसेंशियसली ये कंसिडर कर लेना होगा कि क्या किसी भी तरह का थ्रेट एग्जिस्ट करता है। और अगर थ्रेट एग्जिस्ट करता है तो या तो तुम वो टास्क से डेजिस्ट कर जाओ, उस एंगेजमेंट को ही एक्सेप्ट ना करो, या उस थ्रेट को एलिमिनेट करो। जैसे एंगेजमेंट टीम में 4 लोग हैं जिसमें से एक इंसान है जिसके कारण फेमिलियरिटी थ्रेट आ रही है, तो इसे मत लो एंगेजमेंट टीम में, इसके बदले किसी और को ले आओ। अब ये थ्रेट ही एलिमिनेट हो गई यहाँ पे। या किसी का सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ रहा है, किसी ने उस क्लाइंट से 1 लाख रुपए ले रखे हैं, तो उसे बोलो तुम ये पैसे वापस करो। अगर ये उस पैसे को वापस कर देता है तो यहाँ पे तुम्हारा थ्रेट ख़त्म। दैट इज़ यू आर प्लेसिंग सेफ गार्ड्स विच रिड्यूसेस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। लाइक आपको पता है कि ये आर्टिकल जो है ये इसकी कुछ फेमिलियरिटी थ्रेट्स हो सकती है, या इसका सेल्फ रिव्यू थ्रेट या सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट किसी भी तरह का थ्रेट हो सकता है, या इस पर्टिकुलर क्लाइंट को इस पर्टिकुलर आर्टिकल को इंटीमिडेट करना बहुत ही ईजी है। तो अब तुम क्या सेफ गार्ड लगाओगे वहाँ? तुम रूल बना दोगे कि ये जो आर्टिकल है ये उस ऑफिस में नहीं जाएगा, उस क्लाइंट के ऑफिस में नहीं जाएगा, ये अपनी ऑफिस में बैठ के ही पेपर वर्क्स करेगा, या वो क्लाइंट डायरेक्टली तुम्हारे किसी भी आर्टिकल से बात नहीं कर सकता। उसे जो भी इशू है, जो भी बात करनी है, वो डायरेक्ट आगे तुमसे करेगा। ये तुम सेफ गार्ड लगा सकते हो। और ये जो भी सेफ गार्ड्स आप लगा रहे हो इसे भी आप डॉक्यूमेंट करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे अपनी फॉर्म में, जो सर्व करेगी एज एविडेंस ऑफ कंप्लायंस विद ड्यू प्रोसेस। और अगर एट लास्ट ये सब सेफ गार्ड्स लगा के भी आप फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो या एडिक्वेट सेफ गार्ड्स अच्छी तरीके से नहीं लगा पा रहे हो, तो आप फिर वर्क एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। ये टॉपिक बहुत ईजी है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करते चलना मतलब एक एटीट्यूड मेंटेन करके रखना। एक एटीट्यूड ऐसा जो इंक्लूड करेगा क्वेश्चनिंग माइंड। दैट इज़ कि आप अलर्ट हो हर एक कंडीशन को लेके जो इंडिकेट कर सकती है पॉसिबल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर एंड अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। मतलब मैं यहाँ बैठ के चेक कर रही हूँ 2 डॉक्यूमेंट्स जो देख के मुझे ना बहुत क्लियरली, जो देख के किसी को भी क्लियरली ये समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ना कैश 10,000 का ऊपर नीचे यहाँ पे हेरा फेरी की गई है कैश को लेके, पर मुझे ये पता ही नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि मैं ध्यान से देख ही नहीं रही। तो यही का है, एक प्रोफेशनल को ऑडिट करते वक्त प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो ये कहता है कि आपको एक ऐसा एटीट्यूड मेंटेन करना चाहिए जो इंक्लूड करेगा क्वेश्चनिंग माइंड। दैट इज़ बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस। हर कंडीशन में एकदम अलर्ट होकर चेक करना जो इंडिकेट कर सकती है कोई भी तरह का पॉसिबल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, और फिर उसके बेसिस पे क्रिटिकली असेस करना हर एक ऑडिट एविडेंस को। इसे कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जो क्लियरली ये स्पेसिफाई करता है कि एक ऑडिटर को अलर्ट रहना है हर समय। ऑडिटर का जो एटीट्यूड है ना वो एक क्वेश्चनिंग माइंड का होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी इधर उधर दिख रही है तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए कि अरे ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं किया। एक ऑडिटर अपनी ऑडिट को प्लान और परफॉर्म करेगा विथ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये रिकॉग्नाइज करते हुए, ये समझते हुए कि सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर सकती है जो कॉज करें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली मिसस्टेटेड होने को। अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एक्चुअली में मतलब क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू, फॉर एग्जांपल क्या चीज़ को लेके अलर्ट रहोगे? कोई ऐसी ऑडिट एविडेंस है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है दूसरी एविडेंस के साथ,
मतलब डेटर्स को लेके आपने लेजर ये ऑब्टेन किया, फिर वहीं आपने एक दूसरी डॉक्यूमेंट ऑब्टेन की, ये दोनों मैच ही नहीं कर रही है, दोनों एविडेंस है फॉर डेटर्स पर दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक बोल रहा है कि यहाँ पे 10 लाख के डेटर्स हैं तो एक बता रहा है यहाँ पे 12 लाख के हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वहाँ पे आपको अपनी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करनी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ला रही है रिगार्डिंग रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स या रेस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, मतलब तुम्हें दिख रहा है कि ये जो मैंने इंक्वायरी की थी इसकी मुझे रिस्पॉन्स मिली है ना, ये रिलायबल नहीं है। तुम्हें डाउट है कि नहीं मुझे ये गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। या ऐसी कोई कंडीशन दिख रही है जो इंडिकेट कर रही है पॉसिबल फ्रॉड, या ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस दिख रही है जो सजेस्ट कर रही है कि देयर इज़ अ नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसएस। अब सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंडिंग लेके अपना जो ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन करते हो वो बेसिक होते हैं ना, जो हर फर्म में आपको करना ही है। कुछ चीज़ें आपको हर जगह चेक करनी होती है, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना ही होता है नॉर्मली, आप वो कर रहे हो। अब वो करते वक्त आपको दिख रहा है कि अरे डेटर्स में तो कुछ झोल है, यहाँ पे टीमिंग एंड लेटिंग की गई है, तो अब उसके लिए आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन करोगे। तो वही अगर ऐसी कोई सर्कमस्टांस दिख रही है जो रिक्वायर करती है नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसएस, तो यहाँ पे आपको बहुत अलर्ट होकर काम करना है। यहाँ पे आपको अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करते चलना है। अब ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को ना थ्रू आउट द ऑडिट एक्सरसाइज करते चलना ज़रूरी होता है अगर ऑडिटर को रिड्यूस करना है रिस्क ऑफ ओवर लुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। कभी कभी होता है आप सैम्पल बेसिस में चेक कर रहे हो, आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अलर्ट नहीं हो, तो कोई अनयूजुअल सर्कमस्टांस होगी जो आप ना ओवरलुक कर जाओगे, जो आप ध्यान नहीं दोगे। हर बार ऐसा हो रहा है, जितनी भी सेल्स है सब 10,000 20,000 की है, अचानक से एक सेल दिख गई 1 लाख की। अब आप अलर्ट होके चेक नहीं कर रहे हो तो आप इसे ध्यान ही नहीं दोगे, आप ओवरलुक कर जाओगे एक अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को। ओवर जनरलाइजिंग वाइल ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन, आपने जो भी ऑब्जर्व किया, जो भी एविडेंस ऑब्टेन किए, उसके बेसिस पे आपने बस ऐसे ही एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। उस ऑब्जर्वेशन को आपने अच्छी तरीके से अलर्ट होके देखा नहीं, समझा नहीं। मतलब आपने कुछ ऑब्जर्व किया, ठीक है, आपको यह पता है यहाँ पे फ्रॉड है, बट जस्ट बिकॉज आप अलर्ट नहीं हो, आप देख ही नहीं रहे हो अरे ये ऑब्जर्वेशन फ्रॉड दिखा रही है, नहीं, आपने अपना ऐसे ही ओवर जनरलाइज कर दिया, नॉर्मली आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया कंक्लूजन। आपने कुछ इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस यूज़ कर लिए इन डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अगर इन 3 चीज़ों को रिड्यूस करना चाहता है ऑडिटर, इस रिस्क को रिड्यूस करना चाहता है ऑडिटर, तो वो मेंटेन करके रखेगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। साथ ही साथ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ज़रूरी है फॉर द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, दैट इज़ ये इंक्लूड करता है कंसिडरेशन ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा कोई केस है जहाँ पे ना कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करता है और उसे बताने के लिए तुम्हारे पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, एक ही डॉक्यूमेंट है जो ये शो कर रहा है इस नेचर का है, जो ये बता रहा है डॉक्यूमेंट कि यहाँ पे ससेप्टेबल है फ्रॉड, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है फ्रॉड होने की, और वो अकेला एक सोल सपोर्टिंग एविडेंस है तुम्हारे पास फॉर अ मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट। तो अब ऐसे केस में ऑडिटर उस सिंगल डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा, डॉक्यूमेंट कर लेगा एज जेन्युइन, अनलेस उसे रीज़न नहीं मिल जाता टू बिलीव द कॉन्ट्ररी, दैट इज़ उसे और ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल जाते जो इससे कॉन्ट्ररी में हो। अब जहाँ सफिशिएंस एंड अप्रोप्रिएटनेस की बात आ रही है तो साथ ही साथ ऑडिटर को कंसिडर करते चलना होगा रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर ऑडिटर को किसी भी तरह का डाउट हो रहा है ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन या इंडिकेशन हो रहा है उसको किसी भी तरह की पॉसिबल फ्लॉड का, तो ऐसे केस में फिर ऑडिटर फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा और डिटरमाइन करेगा कि क्या मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है या एडिशन की ज़रूरत है ऑडिट प्रोसीजर्स में टू रिजॉल्व द मैटर। और इस चीज़ के लिए द ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिसरिगार्ड past experience of the honesty and integrity of entities management and TCWG, दैट इज़ ना एक बिलीफ है आपका, आपको पता है कि ये जो मैनेजमेंट और TCWG है ना ये ऑनेस्ट है और इनकी इंटीग्रिटी सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको ये भरोसा है तो आपको रिलीफ मिल जाएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दैट इज़ आप एक ऐसी फर्म की ऑडिट करने जा रहे हो ना जहाँ पे आपको पता है ये जो पर्सन है ये मिस्टर एक्स, ये बहुत ही ट्रस्ट वर्दी है, ये बहुत ही अच्छे इंसान है, ये कभी फ्रॉड करने का सोच ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ की ऑडिट करने जा रहे हो तो आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज ही नहीं करो, आपको रिलीफ मिल जाए इससे, नहीं, आपको तब भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करते चलना है।
आई होप आप ये जो टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है ये सॉल्व करके देखते हो। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये एक तरह से उस टॉपिक का ओवरव्यू है। ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है? ये इन्वॉल्व करता है एक ऑडिटर को एंगेज करना बाय अ क्लाइंट फॉर ऑडिट। एक क्लाइंट जाता है ऑडिटर के पास कि आप आओ हमारे फर्म की ऑडिट करो, और इसके लिए वो एक एंगेजमेंट लेटर बनाता है जिसमें इंक्लूडेड होते हैं कुछ मैटर्स लाइक क्या ऑब्जेक्टिव होगी, स्कोप होगी ऑडिट की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी ऑडिटर की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी मैनेजमेंट की, कौन से एप्लीकेबल एफआरएफ उन पे लागू हो रहा है, किस तरह से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एंड रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड बाय ऑडिटर। दैट इज़ बेसिकली ये समझाया है कि एक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या क्या इंक्लूड करती है। सो अब इस टॉपिक 9 को हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।